नमस्कार। इग्नू के इस बीई सीसी 101 सूक्ष्म अर्थशास्त्र के परिचय और उसमें आने वाले अदर यूनिट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना सिंह आज आपको इस पाठ्यक्रम की ओर ले चलूंगी, जिसमें मैं इस यूनिट के सेकेंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि मांग और पूर्ति से संबंधित है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मांग वक्र के बारे में। अमूमन मांग क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आइए मांग की परिभाषा को भी थोड़ा समझते हैं। मांग अमूमन वह एक विषय है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता कितनी ज्यादा बढ़ रही है या घट रही है। मांग वक्र को वस्तु की कीमत और उपभोक्ता द्वारा निर्देशित समय अवधि में खरीदने की इच्छा और क्षमता के बीच के संबंध के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मांग में इच्छा और क्षमता ये दोनों ही ऐसे विषय हैं जिसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। मांग में इच्छा और क्षमता दोनों का होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए इसे इस तरह से कुछ परिभाषित किया गया जिसमें अन्य निर्धारकों स्वाद, आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, अपेक्षाएं और खरीदारों की संख्या का स्थिर स्तर दिया गया है। उसे हम मांग वक्र को समझते हैं। अब मांग वक्र की नियम को समझने से पहले उसकी दृष्टि के रूप को के ऊपर दृष्टि डालने से पहले हम लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस कर्व के द्वारा मांग वक्र को दर्शाया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की ढाल की ओर दिया गया है। यह धारणा है कि मांग जैसे जैसे हमारी अगर बढ़ रही है तो यह तय है कि जरूर उसमें निर्धारित मूल्य घटता चला जा रहा है। जैसा कि आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं कि लगातार कीमतें नीचे गिरती चली जा रही हैं 5, 4, 3, 2 और 1 के द्वारा। वहीं 5 में अगर मांग 100 है, 4 में 200 है, 3 में 300 है, 2 में 400 है और 1 में 500 है। तो कहीं ना कहीं यह निर्धारित होता है कि जैसे जैसे हमारी मूल्य गिरती चली जाएगी वैसे वैसे मांग बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है मांग और प्राइस के बीच में। बहुत से जो हमारी थ्योरीज आई, बहुत से सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर यूटिलिटी की बाजार की मांग कहते हैं या मार्केट डिमांड के रूप में समझते हैं। यानी कि आप, हम और अन्य तत्व, उसको कई बार ऐसे D1, D2, D3 के द्वारा भी परिभाषित किया जाता है इक्वेशन वाइज, तो इसको भी हम आगे चल करके समझेंगे। और इंडिविजुअल में तो एक व्यक्ति की डिमांड यानी कि मोनोमल डिमांड कर्व जिस तरीके से दिखाया जाता है वही इंडिविजुअल डिमांड होता है। तो इस तरीके से मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड को अलग अलग तरीकों से रखा जाता है ताकि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड के बारे में समझा जा सके और उसके बारे में निर्णय लिए जा सके। आगे चल करके हम बहुत से ऐसे एक उत्पाद के बारे में जो निर्णय होते हैं उसको समझेंगे, तो वो किस तरीके से हमारे व्यक्तिगत और बाजारी डिमांड से, बाजार की मांग से संबंधित है। या तो प्रेफरेंसेस हमें एक अधिकार देते हैं जो अधिकार के मांग के रूप में सामने आता है, और प्रायोरिटीज यानी कि डिमांड जिसमें कि आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता किसको हम पहली दे रहे हैं, पहले हम पेप्सी को प्राथमिकता दे रहे हैं या कोला को दे रहे हैं। ये इस तरीके से अधिकार और प्राथमिकताओं के एक रूप है जो मांग के प्रकार के रूप में सामने आते हैं। अब आगे चलते हैं कि मांग की लोच क्या है, यानी कि इलास्टिसिटी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अहम प्रश्न है कि अगर मांग में घटना और बढ़ना हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में आपको बता दिया कि ये व्यक्तिगत और बाजार मांग में परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, तो अगला अंग है मांग की लोच में किस तरीके से परिवर्तित चीजें होती हैं। वह मूल्य चर में परिवर्तन और मात्रा में प्रतिवर्तन, यानी कि मूल्य चर यानी कि प्राइस में होने वाले जितने भी परिवर्तन है और उनकी क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन, यानी संवेदनशीलता कितनी है, उनका माप क्या है, डिग्री क्या है, मांग की लोच को के द्वारा हम इसको समझते हैं।
तो 1% परिवर्तन यानी कि अगर प्राइस में 1% है तो चर में भी अगर 1% है तो मानने की बात है कि इलास्टिसिटी एक न्यूट्रल है, कर्व है, लोच में कोई बहुत ज्यादा अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। इस चीज को हम कितने परिवर्तन में कितने प्रतिशत के संदर्भ में समझ रहे हैं इस परिवर्तन को, ये भी समझना आवश्यक है। यह प्रकार यह निर्धारित करना में महत्वपूर्ण है कि राजस्व में किस प्रकार का बदलाव होगा, आगे चल करके किस तरीके से हम बड़े बड़े परिवर्तनों के बारे में निर्णय ले पाएंगे। अब आलोचदार मांग क्या होती है? वह वक्र तीव्र होता है क्योंकि प्राइस में परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन भी क्यू क्वांटिटी में बहुत कम परिवर्तन लाता है। यानी कि अगर प्राइस में थोड़ा परिवर्तन होता है, ज्यादा परिवर्तन होता है और क्वांटिटी में यानी कि बहुत ज्यादा कोई मांग में परिवर्तन नहीं आया है, यह उदाहरण उस चीज को भी दिखाता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत यदि कीमतें बहुत अधिक बढ़ भी जाए तो लोग खाद्यान्न खाना कम नहीं करेंगे, यानी कि वो खान पान और उसमें अपना खर्चा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, और प्राइस अगर घट जाए तो अधिक खाना शुरू नहीं कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो जो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जिसमें होने वाले परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आते, वो अलोचदार मांग का परिवर्तन होता है। अब आपूर्ति क्या है? आपूर्ति की अवधारणा को हम नीचे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मांग और आपूर्ति दोनों को समय समय पे समझना है। तो थोड़ा सा आपूर्ति की भी अवधारणा यानी कि सप्लाई को भी समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु की वह मात्रा जिससे कोई फर्म किसी विशेष मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाता है, यानी कि कोई भी एक मात्रा जिस पे किसी प्राइस पर वह मूल्य पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति का वक्र होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मांग और आपूर्ति के वक्र जहां बराबर होती है वहां इक्विलिब्रियम सेट होता है, यानी कि एक संतुलन स्थापित होता है। कीमत जितनी अधिक होती है, फर्म उतना ही ज्यादा बिक्री की ओर लगते हैं और आपूर्ति को प्रोत्साहित करते हैं, और प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा, यानी कि उतना ही ज्यादा उत्पाद भी बढ़ता चला जाता है। अब जिस प्रकार से हम समझते हैं कि लाभ को कमाने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है कि आपूर्ति तब बढ़ेगी जब लाभ होगा हमें, और कुल राजस्व और कुल लागत जितने भी हमें कॉस्ट हमारा लगा है और जितना हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू से अगर हम कॉस्ट को घटा देंगे तो हमें लाभ हमारे सामने आ जाता है। राजस्व उत्पादन की बिक्री से प्राप्त धन मूल्य पी और एक्स मात्रा क्यू के द्वारा स्थापित किया जाता है। अन्य सभी चीजें अगर स्थिर होती हैं, यानी कि हम और अन्य चीजों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, यानी कि R&D फैक्टर नहीं आ रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके का नई नई उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, और अन्य बाकी चीजें अगर स्थिर हैं, यानी कि बाकी एजम्पशंस अगर स्थिर हैं, तो उच्च कीमत उच्च लाभ की ओर लेके चली जाती है। मांग का नियम, जब किसी कीमत में बढ़ती है तो मांग की गई मात्रा QD घट जाती है, और आपूर्ति के नियम यह कहता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो आपूर्ति की मात्रा QS भी बढ़ जाती है। तो आपूर्ति का निर्धारक तत्व है यह। आपूर्ति के निर्धारक निम्नलिखित हैं। उत्पादन की लागत, यदि यह बढ़ती है तो आपूर्ति घट जाती है, आपूर्ति के वक्र में बदलाव होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यदि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो आपूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी और आपूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। यदि उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। आगे हम चल करके अपने डिमांड सप्लाई कर्व में इसको समझेंगे। कर क्या है? यदि कर बढ़ेंगे तो आपूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आपूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाएंगे। यह एक्सपेरिमेंट कई बार ऐसे किए गए। सरकारों ने इस इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं करों में बढ़ावा दिया, और कर के बढ़ने की वजह से आपूर्ति कम हो जाती है और सप्लाई कम होने लगती है, और आपूर्ति वक्र बाईं ओर खसक जाता है। आपूर्ति लागत में वृद्धि और करों को वृद्धि का प्रभाव एक जैसा होता है। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सरकार ने आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती की थी। इसे आपूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो गया था। यह एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि केस स्टडी के जरिए मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा एक वित्तीय संकट में हुआ, और इन सारी चीजों को एक एप्लीकेशन बेसिस में समझा भी जा सकता है। अब किसी भी फर्म का लक्ष्य क्या होता है? लाभ हमेशा फर्म का एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। फर्म बिक्री को अधिकतम करने या सामाजिक कल्याण का हो सकता है। इस मामले में आपूर्ति बढ़ाई जाती है और आपूर्ति वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि अच्छी बारिश के कारण कृषि आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है,
तो इसी तरीके से फर्म भी लाभान्वित हो सकते हैं और फर्म का लक्ष्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति को बढ़ाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ एक फर्म कमा सके। थोड़ा-सा अब आपूर्ति की लोच को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने माँग की लोच को समझा है बहुत सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि ये बेसिक एक आज का जो विषय है वो माँग और आपूर्ति के से उपभोक्ता को क्या या उत्पादन पे क्या असर पड़ता है, उसको समझना है। कीमत में परिवर्तन के लिए आपूर्ति की गई मात्रा प्रकृतिशीलता को दिखाती है। यह परिवर्तन तीव्र होता है तो ज़ाहिर-सी बात है उच्च लोच को दिखाया जाता है। अगर कीमत में परिवर्तन के लिए आपूर्ति की मात्रा में प्रकृतिया बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है, तो वह परिवर्तन की तीव्रता को बहुत ज़्यादा यानी डिग्री ऑफ सप्लाई की इलास्टिसिटी को दिखाता है। लोच ईएस से डिनोट किया जाता है। आपूर्ति की गई मात्रा को परसेंटेज यानी परिवर्तन में दिखाया जाता है, जो कि बटे कीमत में परिवर्तन से इसको समझना होगा। इलास्टिसिटी ईएस को हमेशा आपूर्ति की गई मात्रा परिवर्तन यानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कीमत यानी कि प्राइस में होने वाले परिवर्तन के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 होता है तो यानी कि आपूर्ति लोचदार है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किए जा सकते हैं, उससे फर्म को काफी ज्यादा मात्रा में फायदा हो सकता है। यदि कि आपूर्ति की मात्रा इज लेस देन 1 यानी कि उससे कम होता है तो आपूर्ति अलोचदार होती है, यानी कि आपूर्ति की लोच को निर्धारित करना होगा कि हम कितनी मात्रा में आपूर्ति करें, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आपूर्ति होगी तो कहीं ना कहीं फर्म को यानी कि हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लॉस हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। समग्र निर्धारक विकल्प है। फर्म के पास जितना अधिक विकल्प होगा लोच उतना ही अधिक होगा, यानी कि एक सब्स्टिट्यूशन भी हम अगर फर्म लेके चलता है कहीं ना कहीं तो वह आपूर्ति को समय से और अच्छी मात्रा में की गए मांग को पूरा करते हुए पूरित करेगा। उदाहरण के लिए नाशवान मात्रा, जैसे कि फर्म के पास भंडारण का कोई विकल्प हो, यानी कि स्टोरेज हाउसेस हैं, इन्वेंट्रीज हो, स्टॉक्स हो, किसी भी तरीके से कीमत पर बेचना पड़ सकता है, ऐसा सोच करके अगर कोई फर्म चलता है तो उसको वह यहाँ पर कहीं ना कहीं विकल्प निर्धारण की ओर बढ़ता है और विकल्प निर्धारण को भी लेके चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति अलोचदार जो जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम होती है तो काफी असर पड़ सकता है इलास्टिसिटी के निर्धारण पे। इस तरीके से कृषि वस्तुओं के लिए अलोचदार आपूर्ति होती है, यानी कि यह कहा नहीं जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि हमारी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को देखती है। कृषि में कुछ भी बहुत आप कह सकते हैं सही पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता। आगे आने वाले मौसम में होने वाले बदलाव, की गई मांग की जितनी भी पूर्ति है, वह सब एक कृषि वस्तुओं पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो यह अलोचदार आपूर्ति, और इसमें अगर हमारे पास किसी तरह का भंडारण होगा, विकल्प होगा, तो हम इस आपूर्ति की लोच को संभालने में पूर्ण हो पाएंगे। अब चूंकि हम आपूर्ति की लोच को समझ लिए हैं हमने, तो हम बाजार के संतुलन को भी समझना एक तय सी चीज है। मांग की गई मात्रा, आपूर्ति की गई मात्रा दोनों जहां बराबर होते हैं वहां बाजार का संतुलन होता है। संतुलन बिंदु मांग और आपूर्ति वक्रों को प्रतिच्छादित करता है। आदर्श स्थिति जो है वह खरीदार और विक्रेता दोनों के इस बिंदु से अधिकतम उपयोगिता और संतुष्टि को जहां वह प्राप्त करता है, वह कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु दिखाता है। तो आदर्श स्थिति यही है जहां पे विक्रेता और क्रेता दोनों ही एक अधिकतम उपयोगिता और संतुष्टि के स्तर पे आए, यानी कि ना नुकसान खरीदार को हो ना विक्रेता को हो। वह एक आदर्श स्थिति है, यानी कि आइडल सिचुएशन जिसको हम कहते हैं, और इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। बाजार में दो समूह होते हैं, खरीदार और विक्रेता। खरीदार अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए कम कीमत चाहता है हमेशा, विक्रेता अधिक लाभ चाहते हैं। कीमत का संतुलन से नीचे लाने से कमी हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। कीमत स्वतः ही बढ़ जाएगी जो दोनों समूहों के हित में है। संतुलन की कीमत बढ़ने से अति आपूर्ति हो जाएगी। आपूर्तिकर्ता सभी स्टॉक को बेचने के लिए कीमत कम कर देंगे, ऐसा संभावित किया जाता है। उपभोक्ता संतुलन में वह स्थिति है जहां पर उपभोक्ता अपनी आय
को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता का संतुलन तक पहुंचना बहुत जरूरी तथ्य है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां पर फर्म उत्पादन करता है और उस स्तर पर उत्पादित करता है जहां पर अधिकतम लाभ प्रदान कर सकता है। तो उत्पादक का भी संतुलन तक पहुंचना तय है और संतुलन तक पहुंचने की स्थिति पर वह प्रयासरत रहता है। जहां उपभोक्ता संतुलन और उत्पादक संतुलन आता है वह एक स्पष्ट है कि बहुत ही आइडल सिचुएशन होती है और बिल्कुल कीमतें वहां पर स्वतः ही रेगुलेटेड होती हैं। बाजार की कीमतें कौन तय करता है? कई बार यह प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि खरीदार या विक्रेता, सरकार या कोई नहीं। यह बाजार तंत्र है तो जाहिर सी बात है मध्यम और स्वचालित रूप से होता है और इसे मूल्य तंत्र या अदृश्य तंत्र भी कहा गया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने, चूंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है थे, तो उन्होंने यह बताया कि एक अदृश्य हाथ है जो कि जिसे हम मूल्य तंत्र कहते हैं, जो कि पूरे मार्केट को, पूरे बाजार तंत्र को रेगुलेट करता है। यानी कि यदि पूर्ति बढ़ती है तो मांग स्वतः ही बढ़ जाती है, अगर मांग बढ़ती है तो पूर्ति स्वतः ही कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ के द्वारा, और यह तथ्य माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में तो बिल्कुल तय सही है कि जैसे जैसे हम मांग में ज्यादा से ज्यादा मांग को बढ़ाते हैं वैसे वैसे तुरंत ही पूर्ति के ऊपर जितने भी फर्म है वो अग्रसर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक राष्ट्र की संपत्ति और प्रकृति और कारणों में एक जांच 1776 में लिखा, जिसमें उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति अर्थशास्त्र पर पहली पुस्तक है जो कि दर्शन शास्त्र से अलग करती है। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का वर्णन है, लेकिन यह मुख्य रूप से राज्य कला के बारे में ही था। कौटिल्य में केवल राज्य कला के बारे में कहा, जबकि यह एडम स्मिथ ने इंडिविजुअल यानी कि पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत आप कह सकते हो अर्थशास्त्र के बारे में परिचर्चा की, और वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे को उन्होंने प्रदर्शित किया और बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बताया। मांग और आपूर्ति के परिवर्तन के प्रभाव को अगर हम देखें तो थोड़ा सा समझना जरूर है दोनों में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति और मांग में होने वाले परिवर्तन, जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो मांग भी बढ़ती है। वहीं मूल्यों में जब आपूर्ति बढ़ती है मूल्य में कमी होती है। तो मंडियों और कृषक उपज एक उदाहरण है। अधिक आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जब मांग बढ़ती है कीमतें भी बढ़ती हैं। नवरात्रि के दौरान आप देखते हैं फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं और आपूर्ति भी संभवतः कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े। यह दो एक ऐसे उदाहरण है जिसके जरिए आप मांग और आपूर्ति में होने वाले अमूमन के आज के युग में, आज के समय में होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। कृषि वस्तुओं में कीमतें अस्थिर क्यों होती हैं? कई बार दिमाग में आता है कि इसमें हम सेफ तरीके से आपूर्ति के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हम आपूर्ति करें कि हमें नुकसान भी ना हो और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हो सके। पर कृषि कीमतें जो होती हैं, वस्तुओं की कीमतें, वो बहुत ही अस्थिर होती हैं। इसमें मांग और आपूर्ति की स्थिरता का कारण क्या है, यह समझना आवश्यक है। आप सिर्फ इसलिए अधिक खाना शुरू नहीं कर देते क्योंकि कीमतें कम होती है। उत्पादकों को वैसे भी अपने कृषि उत्पादों को किसी भी कीमत पर बेचना पड़ता है क्योंकि नाशवान सामान है, एक समय के बाद उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वह खराब हो सकता है। किसानों को गरीबी का विरोधाभास होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे इकट्ठे करने होंगे और इन सारे प्रोडक्ट सामान को बेचना होगा ताकि हम उन चीजों को आगे चल करके नए उत्पादों में इस्तेमाल कर सकें और जितना भी पैसा हमने कमाया नए आगे आने वाले उत्पादों में उसका इस्तेमाल कर सकें। उत्पादकों में, कृषि उत्पादकों में सबसे ज्यादा अस्थिरता पाई जाती है वस्तुओं में। यदि फसलें खराब हो जाती हैं तो किसान को के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता और उसकी आय में भी कमी आ जाती है। लेकिन जब भरपूर फसल होती है तब भी उनकी आय में कम हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वह प्राइस नहीं मिलता जिस प्राइस पे वो उसको बेचना चाहते हैं।
यह मांग आपूर्ति में होने वाले बदलावों के वजह से भी हो सकता है। दोनों ही मामलों में किसान का नुकसान होता है और कहीं न कहीं किसान इन दोनों ही चीज़ों से शंकित रहता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में भी घिरा रहता है। उत्पाद बम्पर फसल को बेचने के बजाय जलाना या डुबोना क्यों पसंद करता है? उत्पादक बम्पर फसल यानी किसान जो है वह उत्पादक है और बम्पर फसल को जलाना या डुबोना पसंद करता है क्योंकि उसको पता है कि इसे निर्धारित जो भी कीमत होगी वह उसको मिलेगी नहीं और कम कीमतों में वो उसको बेचना चाहता नहीं कि उसने बड़ी मेहनत से फसल को उगाया है सब। क्योंकि अगर वह सब कुछ निर्यात कर देगा तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत कम हो जाएगी जिससे कि कुल आय भी कम हो जाएगा। यह फसल के से संबंधित एक आपूर्ति के बढ़ात को दिखाता है और कहीं न कहीं उत्पाद के द्वारा के लिए गए एक निर्णय को दर्शाता है कि किस तरीके से किसान एक निर्णय ले और वह अपनी आपूर्ति अपने मूल्य निर्धारित को बढ़ाने की कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात की ऊपर भी अग्रसर हो। इसके पास उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिस पे वह विचार कर सकता है और उसको माँग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा निर्धारित कर सकता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों औचित्य है? अगर हम इस थोड़ा-सा डालें कि एमएसपी में सरकार जितने भी आपूर्ति और माँग में सरकार का यह हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है? जिससे कि किसान को या उपभोक्ता को कहीं दोनों को ही नुकसान ना हो। सरकार एक एमएसपी का गठन करती है, जैसा कि हम जानते हैं, सरकारी मात्रा में खरीदने को तैयार होते हैं, जिसमें किसानों को घाटा नहीं होगा। जिससे अधिक से अधिक उत्पाद की स्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव में कम होगा। हालाँकि एमएसपी की घोषणा केवल महत्वपूर्ण फसलें में ही की जाती हैं। यदि सरकार सभी के लिए यह एमएसपी की घोषणा करेगी, यहाँ तक कि आलू, टमाटर इत्यादि, तो इससे सभी की असीमित मात्रा खरीदनी होगी। इसलिए सरकार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की एमएसपी का निर्धारण करती है ताकि एक किसान को उसकी एक लागत और उसके द्वारा होने वाले थोड़े बहुत फायदे का मूल्य मिल सके। एक आवश्यक मूल्य का निर्धारण करती है किसानों को ताकि घाटा ना हो। सभी फसलों के पर्याप्त भंडारण नहीं होते, केवल उन फसलों को एमएसपी निर्धारित किया जाता है जिनसे कि बार महत्वपूर्ण एमएसपी और खरीद के बीच का अंतर एक निकल सके, एक सुरक्षित मूल्य का निर्धारण हो सके। एमएसपी क्या है? चयनित फसलों के लिए गए मूल्य के असीमित मात्रा में खरीद की गारंटी को एमएसपी कहते हैं। इस पे काफ़ी विवाद अभी इधर बीच हुआ जब अब न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में एमएसपी के बदलाव को कहा गया तो काफ़ी हो हल्ला मचा था। तो इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। खरीद मूल्य क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर भंडारण को हम खरीद के वितरण के लिए केवल सीमित मात्रा में खरीद की गारंटी करते हैं, उसको हम खरीद मूल्य कहते हैं। एमएसपी आमतौर पे बाजार मूल्यों में कमी हालांकि बहुत कम नहीं होती है। खरीद मूल्य, बाजार मूल्य या उससे अधिक एमएसपी का उद्देश्य क्या है? आगे चलते हुए हम समझते हैं अधिक उत्पादन की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा करना, उनको कहीं न कहीं अपने भंडारण के प्रति, अपने उत्पाद के प्रति सुरक्षित रखना, यह एक उद्देश्य होता है एमएसपी का। खरीद मूल्य का उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता यानी पीडीएस सिस्टम के माध्यम से और किसानों दोनों के हितों की रक्षा करता है। बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा की जाती है, कटाई के बाद खरीद मूल्य की भी घोषणा की जाती है। जैसा कि हम मांग की लोच में अभी अब तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की और उसको समझा, वो सब एक किसान के इंडिविजुअल मांग और आपूर्ति से संबंधित विचार के बारे में था और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए मैक्रो का भी पोर्शन हमने लिया। मांग की लोच में यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम समझते हैं तो परसेंटेज रेट ऑफ चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइस। इलास्टिक अनइलास्टिक बिहेव के बारे में हमने पढ़ा। आय की लोच को हम थोड़ा-सा समझेंगे। क्रॉस लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे। विभिन्न प्रकार के लोच एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को समझेंगे। यहाँ पर एक बहुत अहम प्रश्न आता है कि यदि आय इसको इस तरीके इन सारे इलास्टिसिटीज को समझने के लिए एक इक्वेशन और आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी इसमें डेरिवेशंस को भी डाला गया, कैलकुलेशंस को भी डाला गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी डाला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मांग में होने वाले बदलाव को, डिग्री ऑफ चेंजेस को हम समझ सकें। सवाल ये उठता है, यहाँ पर एक सवाल छोटा सा लिया है कि अगर आय में 10% वृद्धि होगी तो किन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।
या हमें यह बताता है कि आगे चल करके जब हम कैलकुलेशंस लेंगे तो उसमें किस आय में होने वाले बदलाव अगर 10% तो ज़ाहिर सी बात है 10% मांग को बढ़ाया जा सकता है, और यह इलास्टिसिटी के डिग्री ऑफ चेंजेस को भी दर्शाता है। आपूर्ति की जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी, आपूर्ति क्या है, आपूर्ति वक्र क्या है, आपूर्ति के कानून क्या-क्या है, आपूर्ति के निर्धारण डिटरमिनेंट्स क्या-क्या हैं, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें, आपूर्ति और लागत क्या है, सप्लाई एंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से कृषि उत्पादनों के बदलाव को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से सरकार एमएसपी का गठन करके आपूर्ति और माँग दोनों को संचालित करती है, संतुलन पे लाने की कोशिश करती है, ये सारी उदाहरण हमने एक केस स्टडी के ज़रिए अभी-अभी पढ़ा और डिस्कस किया। सप्लाई ग्राफ के में होने वाले बदलाव यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसको हम कहते हैं, व्यक्तिगत और बाजार आपूर्ति को हम समझते हैं कि व्यक्तिगत सप्लाई क्या है, एक इंडिविजुअल डिमांड के बदले किए गए सप्लाई को व्यक्तिगत आपूर्ति कहते हैं। वहीं बाजार द्वारा किए गए आपूर्ति में आप बाजार मांग को हम जब पूर्ण करते हैं तो हम बाजार आपूर्ति को समझते हैं। स्थिर और गतिशील यानी स्टैटिक एंड डायनामिक के जरिए सीजनल गुड्स जितने भी होते हैं वह एक स्टैटिक एक स्थिर है, यानी कि हर समय होने वाले उनमें बदलाव। सीज़नल क्रॉप के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि उत्पाद के बारे में करें, फूड ग्रेन्स के बारे में बात करें, बस एक स्थिर आपूर्ति है जो कि एक समय-समय पर हमें हमारे ज़रूरतों के हिसाब से पूर्ण करती है। ज़रूरतों में होने वाली माँग के द्वारा पूर्ण करती है। वहीं आपूर्ति यानी कि फैशन में होने वाली एक डायनामिक सप्लाई है, आपूर्ति है, गतिशील आपूर्ति है जिसमें कि समय-समय पर हम बहुत सारी ऐसे क्लोथिंग इज़ और फैशन जो है बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे-जैसे हमारा फैशन चेंज होता है वैसे-वैसे हम आपूर्ति में भी बहुत बड़े रूप में बदलाव लाते हैं। और यह एक बहुत बड़ी सप्लाई को संचालित करता है। तकनीकी और आपूर्ति यानी कि एक केस स्टडी के ज़रिए कि नई तकनीकी किस तरीके से नई क्षमता बढ़ा सकती है और वह किस तरीके से सप्लाई को असर डालती है, उसका एक प्रकार है कि तकनीकी और आपूर्ति में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपूर्ति में क्या बदलाव होता है, आपूर्ति कितनी बढ़ती है, कितना मूल्य उससे कमाया जा सकता है, कितना फ़ायदा उससे कमाया जा सकता है, या एक तकनीकी और आपूर्ति के द्वारा समझा जा सकता है। उत्पादन की लागत पर प्रभाव किस तरह पड़ता है कि इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सप्लाई, यानी कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उत्पादन या उत्पाद में होने वाले चीज़ों को किस तरह से प्रभावित करता है सप्लाई, वह उसका एक प्रकार है। विभिन्न प्रकार के लोच होते हैं सप्लाई कर्व में भी, जिसको हम इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं, यानी कि यदि कोई उत्पादन का समय बढ़ जाए तो आपूर्ति लोच किस प्रकार प्रभावित होगी, यह एक प्रश्न है जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि उत्पादन का समय बढ़ जाता है तो आपूर्ति की लोच किस तरह प्रभावित होगी, वह आगे की तरफ बढ़ेगी, थोड़ा स्टिपर डाउनवर्ड होगी, स्टैटिक होगी, यह एक विभिन्न प्रकार की लोच में हम आगे चलकर ग्राफ और डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे। जैसे कि आपके सामने यह एक ग्राफ है जिसमें कि आपूर्ति ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और वो आपूर्ति कर्व लाल कर्व से नोट किया गया है, दर्शाया गया है। वहीं डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुका गिरता हुआ है जिसको कि सफेद लाइन से दर्शाया गया है। सप्लाई कर्व बढ़ता जा बढ़ता है, ऊपर की तरफ हमेशा होता है, झुकता नहीं है। वहीं जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि डिमांड कर्व एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे प्राइस गिरती है डिमांड हमारी बढ़ती चली जाती है, इसीलिए वक्र जो है वो नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। वहीं जहाँ पे बिंदु एक जहाँ पर दोनों सप्लाई और डिमांड मिलते हैं उसे हम संतुलन का बिंदु, इक्विलिब्रियम और मार्केट संतुलन भी कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम को अगर समझे तो जो इट इज एन इंटरसेक्शन, ये एक दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है डिमांड और सप्लाई कर्व का, उसको हम संतुलन के द्वारा परिभाषित करते हैं जहां पर मात्रा, आपूर्ति और मांग दोनों एक दूसरे को काटते हैं। संतुलन मूल्य की मात्रा यानी कि इक्विलिब्रियम एंड क्वांटिटी ग्राफ, प्राइस और क्वांटिटी में इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे। अधिष्टि और घाटे की स्थिति भी होती है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें घाटा होता है, और सप्लाई में अगर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अधिशेष या बढ़ जाता है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस इन सेलिंग ऑफ फ्लोर्स, ऐसा हमेशा सरप्लस या शॉर्टेज की कंडीशन में होता है।
मांग आपूर्ति के संतुलन के बदले हालात को हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के जरिए भी समझते हैं। अभी बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि यदि मांग बढ़ेगी तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मांग बढ़ती है तो संतुलन मूल्य कहीं ना कहीं आगे की तरफ परिभाषित होता है या शिफ्ट होता है, और यह शिफ्ट हमें दिखाता है कि अगर मांग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मूल्य के निर्धारण पर हमें फैसला लेने की स्थिति में होना होगा कि हम मूल्य बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है तो कहीं ना कहीं कंपनियां या फर्म अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए मूल्य को घटाती चली जा बढ़ाती चली ताकि ज्यादा से ज्यादा वह मुनाफा कमा सके। वहीं कई सिचुएशन ऐसे भी होती हैं जहां पर मूल्य किया जाता है ताकि उसकी मांग को बढ़ाया भी जा सके। तो कई सारे कर्व की शिफ्ट्स को सिर्फ यही नहीं है, और वो एक नए इक्विलिब्रियम, एक नए संतुलन की तरफ बढ़ती है ताकि मांग आपूर्ति दोनों को संतुलित किया जा सके, यानी कि जितनी मांग है उतना आपूर्ति का संतुलन स्थापित किया जा सके। मांग का निर्धारण जैसा कि हम जानते हैं कीमत, आय, फैशन, प्रतिस्पर्धा और उत्पादन से होता है। आपूर्ति का निर्धारण उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, सरकारी नीतियों द्वारा संचालित किया जाता है। इसका दोनों का ही एक छोटे छोटे केस स्टडी के जरिए मैंने अभी आपको बताया। अब इस 3D डायग्राम को हम समझते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कीमत और मांग के संबंध को बढ़ाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्राइस हमारी घट रही है, वहां क्वांटिटी ऑफ डिमांड हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये 3D डायग्राम में P1 P2 और Q1 Q2 के जरिए इसको प्रदर्शित किया गया है। P1 एक ऐसी स्थिति है जहां पर P1 में Q2 और डिमांड कर्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं बढ़ते हुए प्राइस में हमेशा क्वांटिटी घटती है, यानी कि Q1 पे प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि यह 3D डायग्राम है, और भी अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आगे के स्लाइड्स में मैं समझाऊंगी। मांग का निर्धारण कीमत और आय के द्वारा, और आपूर्ति का निर्धारण उत्पादन लागत के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम समझते हैं, और इनके शिफ्ट्स को समझना भी आवश्यक है। मांग वक्र ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर किसी वस्तु की मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड को दर्शाया गया है, वाई एक्स पे उस वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस को दिखाया गया है। मांग वक्र की ढलान हमको, यानी बढ़ने के बाद ढलती हुई ढलान हमको इंगित करता है कि जब कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग घटने लगेगी, और जब कीमतें घट रही हैं तो मांग बढ़ने लगेगी। यह नकारात्मक संबंध को दर्शाता है, यानी कि नकारात्मक ढलान को दिखाता है, यानी कि मांग और कीमत आपस के विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसा कि दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जैसे जैसे मांग कीमतें बढ़ रही हैं, वहां मांग अपने आप जो है वह बढ़ती हुई, कीमतें अगर घट रही हैं तो मांग हमारा बढ़ते हुए दिखाई देगा। जब कीमतें P1 P1 पर होती हैं तो मांग Q1 Q1 पे होता है। जब कीमतें घटकर P2 P2 में हो जाती हैं तो मांग घटकर Q2 Q2 में हो जाता है। यह आपको दूसरे इस डायग्राम में प्रदर्शित है। आप ये इसके द्वारा देख सकते हैं कि कितना बदलाव प्राइस में, कितने तेजी से बदलाव हो रहा है, अगर तो मांग में कितना तेजी से बढ़ते हुए बदलाव हो रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेशन, यानी दोनों के विपरीत संबंध को दिखाता है। यह कंट्रैक्शन इन डिमांड को भी दिखाता है, यानी कि मांग के संकुचन को भी दिखाता है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है और क्वांटिटी कम होने लगती है तो यह इसको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्राइस में होने वाले बदलाव क्वांटिटी को संकुचित कर रहे हैं, और संकुचित कीमतें मांग की जा रही है, मांग में बदलाव हो रहा है। इस दिए गए ग्राफ में दो एक संबंध और भी प्रदर्शित है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। जैसा कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है, एरो ऊपर की तरफ दर्शाया गया है, क्वांटिटी नीचे की तरफ दिखाई गई है। हाइयर प्राइस में लोअर डिमांड Q1 L और P2 is directly proportional to the higher demand Q2 price P. Higher price P1, lower price P2 is increasing. Lower demand Q1, higher demand Q2 क्वांटिटी। यह ग्राफ कीमत और मांग के बीच में परस्पर क्रिया को प्रभावी ढंग से दर्शाता है, जिससे कि समझा जा सकता है कि उपभोक्ता कैसे कीमत में बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हैं या कैसे रिस्पॉन्स करते हैं।
मांग के संकुचन को हमने देखा कि कीमतें बढ़ने पर मांग में कमी आती है और मांग संकुचित हो जाता है। इसलिए कई कंपनियां मांग को निर्धारित के बारे में सोचने से पहले प्राइस के बारे में सोचती हैं और प्राइस को रेगुलेट करती हैं, यानी कि मूल्य को निर्धारित करती हैं। मूल्य का निर्धारण एक बहुत अहम प्रश्न है जिसके द्वारा बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की कीमतों में मांग में संकुचन पैदा हो सकता है और उनमें बदलाव हो सकता है। आपूर्ति के विस्तार को थोड़ा बहुत समझते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व क्या है। वहीं पे चूंकि मांग के बारे में हमने समझा तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में भी समझना जरूरी है। कीमतें बढ़ने पर उत्पाद बढ़ता है। ये जाहिर सी तत्व है कि जितनी ज़्यादा कीमत बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा उत्पादन बढ़ाते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं न कहीं माँग वहाँ पर हमारी बढ़ रही है। या एक रिस्की फैक्टर भी होता है फर्म्स के सामने, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इज़ टोटली गवर्न्ड विद द प्राइस सप्लाइड एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर दैट प्रोडक्ट। आपूर्ति का संकुचन जो है, वह कीमत घटने से संचालित किस तरह से होता है, ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसा कि सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है, कहीं न कहीं प्राइस बढ़ती है, प्राइस 3 से 4 हो जाती है, तो सप्लाई कर्व उधर आगे की तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि एस से S2 की तरफ पहला जो ग्राफ है वो SS है, दूसरा है S1, S2। तो इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं किस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ी है प्राइस बढ़ने की वजह से। यही प्राइस में अगर घटाव होता है, प्राइस हमारी घटती है, तो यह डिक्रीज इन सप्लाई होता है, या अंदर की तरफ यह कर्व बढ़ता चला जाता है, शिफ्ट होता है। उसको हम एक नए तरीके से समझ सकते हैं। सरकार का हस्तक्षेप कहाँ-कहाँ पर होता है, जिससे कि सप्लाई हमारी प्रभावित होती है, या सप्लाई जो हमारी प्रभावित हो रही है, वो सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा भी प्रभावित होती है। मूल्य का निर्धारण करना, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस के बारे में आपने सुना होगा। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना, यानी कि मिनिमम वेजेस का निर्धारण करना। किराने की वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना, जिसकी वजह से हमारे सप्लाई पर काफ़ी असर पड़ता है, कितनी सप्लाई बढ़ेगी, घटेगी, या मिनिमम प्राइस सरकार द्वारा हस्तक्षेप में आता है। सरकारी सब्सिडी और कर में, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले भी ज़िक्र किया कि अगर कर को बढ़ाया जाएगा, तो सप्लाई कहीं न कहीं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ती है। एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है कि सप्लाई अफेक्टेड होता है, या यानी कि जो आपूर्ति है वो कहीं न कहीं हस्तक्षेपित होती है। किस तरीके से सब्सिडीज़, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में देने वाली सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सप्लाई प्रभाव और माँग दोनों ही संभवतः प्रभावित होती हैं। बाजार पर सरकारी सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव होते हैं, जिसको कि हम समझ सकते हैं। एक बहुत लाइव एग्जांपल है जिसको कि कृषि में सरकारी सब्सिडी का प्रभाव आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सोलर में दी जाने वाली जैसे सब्सिडी, सोलर पैनल्स जो लग रहे हैं इस समय, सोलर पंप्स लग रहे हैं गांव गांव घर घर, सरकार के द्वारा सोलर का बहुत स्प्रिंकलर्स लग रहे हैं। वो सब सरकार में सब्सिडी के द्वारा बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा माँग भी बढ़ रही है और आपूर्ति भी बढ़ रही है, कहीं न कहीं। तो माँग और आपूर्ति दोनों ही इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में सब्सिडीज़ के इंटरवेंशंस के, सब्सिडी के द्वारा कहीं न कहीं अफ़ेक्टेड है। सरकार इन सारी सब्सिडी के द्वारा प्रभावित करती है माँग और आपूर्ति को। तो सरकार ने अगर सोलर पैनल्स में सब्सिडी दी है, तो कहीं न कहीं उसकी खरीदारी भी बहुत बढ़ेगी, उसकी माँग भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि अगर सरकार हमें इसमें 70% सब्सिडी दे रही है, तो आगे 30% ही तो हमें देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करेंगे। और आज के आने वाले नए इंटरवेंशन, नई टेक्नोलॉजी में इसका बहुत सुचारू रूप से उपयोग हो रहा है। माँग और आपूर्ति पर करों का प्रभाव, तो इम्पैक्ट, टैक्सेस का इम्पैक्ट आप हम सब देखें, जैसे कि कार्बन टैक्स वाहन के उपयोग में लगता है। अगर आपने कार्बन टैक्स नहीं जमा किया है और आप एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे एक छोटा-सा एपेरेटस लगता है हर व्हीकल में, हर कारों में, बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स में, और उसमें सरकार ने टैक्स लगा रखा है। तो दैट टैक्सेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहीं न कहीं वो प्रभाव डालता है हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे, उसके उत्पाद पे असर डालता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट उत्पादित किया जाए।
यदि सरकार एक वस्तु पर कर लगा दे तो आपूर्ति और मांग पर इसका क्या प्रभाव होगा, यह सब उसको दिखाता है कि किसी तरह से मांग आपूर्ति प्रभावित होगी कि या नहीं होगी। तो यह सारी चीज़ें हम मांग आपूर्ति के जितने भी रूप हैं, उनमें होने वाले प्रभावों के बारे में जैसे-जैसे हम डिस्कस करेंगे, उसको और विस्तृत रूप से हम इसको समझेंगे। माँग और आपूर्ति में होने वाले बदलाव को समझना ज़रूरी है। अगर सरकार ने अगर किसी भी तरीके का कर लगाया है किसी एक वस्तु पर, तो उससे माँग और आपूर्ति पर क्या बदलाव होगा, इसको अगर हम समझेंगे, तो हम होने वाले प्रभावों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। माँग के कर्व का बदलाव इनकम और प्रेफ़रेंसेस के द्वारा संचालित होता है, वहीं आपूर्ति में होने वाले बदलाव टेक्नोलॉजी और इनपुट्स ऑफ कॉस्ट के द्वारा होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी और इनपुट कॉस्ट के द्वारा होता है। माँग आपूर्ति हमेशा कोशिश करते हैं कि वह एक एक नया इक्विलिब्रियम स्थापित कर सके, एक नए शिफ्ट पे आ सके। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस कर्व में माँग आपूर्ति दोनों एक ओरिजिनल डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ है और डिमांड प्राइस बढ़ रही है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को भी दिखा रहा है। किस तरीके से प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व नीचे है और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड कर्व आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये डिमांड कर्व को दर्शाता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, आगे आने वाले प्राइस में होने वाले बदलाव की वजह से किस तरीके से माँग में होने वाले परिवर्तन दिखाई देंगे। अब हम इसको सप्लाई कर्व के बराबरी में अगर रख करके समझें और दोनों कर्वों को समझें, तो डिमांड कर्व यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देता है कि ऊपर की तरफ इनवर्ड कर्व है और कहीं न कहीं शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो एक पॉइंट के बाद शिफ्टिंग दिखाई देती है। तो बाहर की तरफ शिफ्ट हमेशा बढ़ते हुए क्रम को दिखाता है, ज़्यादा विस्तृत कर्व को दिखाता है और अंदर होने वाले शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहीं न कहीं संकुचित वक्र को दिखाता है। सप्लाई और डिमांड एक इक्विलिब्रियम पे होते हैं, जहाँ सप्लाई कर्व संतुलन इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ता है, तो वह शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होता है, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है। अगर वह इक्विलिब्रियम पॉइंट से अंदर की तरफ होता है, यानी कि मिड पॉइंट से अंदर की तरफ होता है,